The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। एक बच्ची और एक औरत के ट्वीट से क्या हो सकता है, ये हम 2 दिन से देख रहे हैं। ट्वीट तो सैकड़ों सेलिब्रिटीज ने किए, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल अब भी ग्रेटा थनबर्ग और रियाना के ट्वीट को लेकर है। जी, हमें विद्वानों ने बताया कि उनका नाम रियाना ही है। सभी की तरह हमें भी अंग्रेजी स्पेलिंग देखकर रिहाना लगा था, लेकिन अब हम सही उच्चारण जान गए हैं। बाकी थनबर्ग को लेकर भी बहुत सारे मतांतर हैं। आप बताइए क्या है सही उच्चारण। बात आगे बढ़ाते हैं। रियाना और ग्रेटा के ट्वीट के आगे पीछे खुदाई आज भी जारी रही। दिल्ली पुलिस ने FIR भी दाग दी। ट्वीट्स के साथ उनका माध्यम ट्विटर भी सरकार के निशाने पर बना है। इन सारी घटनाओं के माध्यम से हम किसान आंदोलन और उससे निपटने के सरकारी तरीके पर गौर करेंगे। सुबह से टीवी आपको बता रहा है कि बाइडेन प्रशासन ने कृषि कानूनों का स्वागत किया, लेकिन क्या ये पूरी बात थी? और भारत के विपक्षी सांसद आंदोलन में अपनी जगह कहां ढूंढ रहे हैं? इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे आज की बड़ी खबर में। लेकिन सबसे पहले दिन का ये वीडियो। वीडियो दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर का है। सुबह एक वीडियो आया जिसमें एक आदमी सड़क से कीलों को उखाड़ रहा था। खबर फैली कि पुलिस ने 2-3 दिन पहले जो कीलें प्रदर्शन वाली जगहों पर लगवाई थीं वो उखाड़ी जा रही हैं। हालांकि पुलिस ने इस पर सफाई देने में देर नहीं की। बयान आया कि कीलें उखाड़ नहीं रहे, बस रीपोजिशनिंग कर रहे हैं। बॉर्डर पर व्यवस्था पहले की तरह रहेगी। पुलिस ने कहा लोगों की आवाजाही के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। खबर ये भी आई कि गाजीपुर बॉर्डर पर कीलें पूरी तरह से हटा दी गई, लेकिन ऐसी भी सूचनाएं हैं कि पूरी कीलें नहीं हटाएंगे। पुलिस ने एक रास्ता भर दिया है। क्या कील दोबारा लगाई जाएगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। बाकी इस कीलाबंदी के बारे में जो भी अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी चौरी चौरा से है। गोरखपुर के पास स्थित चौरी चौरा, इसको हम सुनते हैं तो हमें असहयोग आंदोलन याद आता है। जो घटना चौरी चौरा में हुई थी उसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। 4 फरवरी 1922 को गांव के लोग सत्याग्रह कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इन भारतीयों पर ब्रिटिश पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की। उसके बाद लोग एकदम से उग्र हो गए और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई। इसके बाद इसके लिए जो भी लोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिम्मेदार पाए गए उनमें से कई को फांसी हुई। चौरी चौरा कांड कहा गया इसे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी वर्ष की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया, एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई, लेकिन हमें उन शहीदों को सलाम करना चाहिए। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में
प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है, वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। आज चौरी चौरा की शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आज से शुरू हो रहे ये कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौरी चौरा के साथ ही हर गांव, हर क्षेत्र के वीर बलिदानियों को भी याद किया जाएगा। इस साल जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। दूसरी सुर्खी भी यूपी से है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान स्टंट कर रहे और फिर हादसे का शिकार हुए नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका नवरीत के अंतिम अरदास में भी शामिल हुई। कहा कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं, किसानों का आंदोलन है, जिसमें देश के कोने कोने का किसान आपके साथ खड़ा है। अगली सुर्खी राज्यसभा से है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। अध्यादेश जब संसद नहीं चल रही होती तब लाया जाता है और विधेयक जो सदन में आए। रेड्डी ने सदन के पटल पर विवरण रखते हुए बताया कि किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की जरूरत पड़ी। इस अध्यादेश के जरिए अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी थे, उन्हें यूटी कैडर में मिलाया गया था। एक यूनियन टेरिटरी का कैडर होता है, जीएनके के अधिकारी भी अब उसका हिस्सा होंगे। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के विदर्भ से आने वाले कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने आज विधानसभा के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। खबरें चल रही हैं कि शायद उन्हें कांग्रेस कमेटी का प्रमुख बनाया जाए। हमारे यहाँ परंपरा है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ये एक राजनीतिक पार्टी से आए हो सकते हैं, लेकिन जब इस पद पर हैं तो इनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये किसी भी दल की राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगे। शायद इसलिए इस्तीफा हुआ हो। अब कभी भी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से उनके महाराष्ट्र का कांग्रेस प्रमुख बनाने का ऐलान हो सकता है, ऐसा राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है। नाना पटोले का करियर कांग्रेस से ही शुरू हुआ था, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो भंडारा गोंदिया की जो लोकसभा सीट है, वहां से बीजेपी के टिकट पर जीते थे। फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। 2019 में विधानसभा पहुंचे। उससे पहले नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे नागपुर से और हार गए थे। वो कुंभी समुदाय से आते हैं। कुंभी काश्तकार समुदाय के अच्छे खासे वोट पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिले थे। विदर्भ में पार्टी को और मजबूती देने के लिए शायद ये कदम उठाया जा रहा है। आपने सुर्खियां सुन ली, अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। भारत को विदेशी निवेश पसंद है, विदेशी हथियार भी, विदेशी गाड़ियां, विदेशी सम्मान तो बहुत ज्यादा, चाहे फिल्म के लिए हो या व्यक्ति के लिए। बस विदेश से आने वाली एक चीज की मनाही है, आलोचना। अगर इस बात में कोई दम न होता तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन के दक्षिणपंथी सांसदों के लिए श्रीनगर में लाल कालीन न बिछाया जाता, वो भी तब जब भारत के ही पत्रकार और सांसद कश्मीर में नहीं जा पा रहे थे।
आज अड़तियों के कथित चंगुल से किसानों को निकालने की बात हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर विदेशी सांसदों का ये टूर एक अंतर्राष्ट्रीय अड़तिये के माध्यम से ही हुआ था, अंग्रेजी में कहें तो ब्रोकर। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। रियना और ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया तो तंत्र अचानक हरकत में नजर आया। कल का दिन अगर रियना के नाम था तो आज हर तरफ ग्रेटा की चर्चा थी। दिल्ली पुलिस ने तो एक एफआईआर ही दर्ज कर दी। ये शुरुआती खबर थी जिसमें कहा गया कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बाद में साफ हुआ कि एफआईआर में ग्रेटा का नाम नहीं है। हालांकि तब तक ग्रेटा का रिप्लाई भी आ चुका था कि मैं इन सब चीजों से घबराने वाली नहीं। एफआईआर फिर थी किस पर? टूलकिट बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर की गई। ये टूलकिट का खेल क्या है आपको आगे बताएंगे। एफआईआर में आपराधिक षड्यंत्र, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने और शांति भंग करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर की जानकारी आई तो ग्रेटा ने जो ट्वीट किया उसमें क्या लिखा था? मैं अब भी किसानों के साथ खड़ी हूं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के उनके अधिकार का समर्थन करती हूं। किसी भी स्तर की नफरत, धमकी या मानवाधिकार उल्लंघन इसे बदल नहीं सकते। इसी के साथ ग्रेटा ने अपना पुराना हैशटैग भी इस्तेमाल किया, फार्मर प्रोटेस्ट। वैसे इंडिया में कई लोगों ने ग्रेटा से ये सवाल पूछा कि आप बात तो एनवायरनमेंट की करती हैं, एक बड़ा मसला जिन कानूनों को वापस लेने की बात हो रही है वो पराली जलाने से भी जुड़ा हुआ है, तो आपका एनवायरनमेंट का कंसर्न कहाँ गया? हम जानते हैं सोशल मीडिया पर सब तरह के तर्क आते रहते हैं। बहरहाल दिल्ली पुलिस पर लौटते हैं। एफआईआर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दर्ज की। 2 फरवरी को किए अपने ट्वीट में ग्रेटा ने एक टूलकिट शेयर की थी। इसे लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को भड़काने के लिए एक विदेशी नेटवर्क द्वारा साजिश का पता चलता है। चूंकि ग्रेटा ने टूलकिट वाला अपना पिछला ट्वीट डिलीट कर दिया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका था। लेकिन 4 फरवरी की सुबह उन्होंने एक और ट्वीट करके एक अपडेटेड टूलकिट शेयर किया। इस ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा कि अगर आप किसान आंदोलन की मदद करना चाहें तो भारत में ग्राउंड पर मौजूद लोगों द्वारा बनाई गई ये अपडेटेड टूलकिट देखें। उन लोगों ने पुराना डॉक्यूमेंट हटा दिया था क्योंकि उसमें कुछ और चीजें जोड़नी थी। टूलकिट और अंतर्राष्ट्रीय साजिश सुनकर लगता है कि ग्रेटा ने कोई ऐसा दस्तावेज शेयर कर दिया जिसे पढ़कर भारत में कोई व्यक्ति या समूह अचानक से हिंसक हो जाए और राज्य के विरुद्ध लॉ एंड ऑर्डर का एक सवालिया निशान बनते हुए कुछ करने लगे और इससे हिंसा और बढ़ जाए। लेकिन इन सब आरोपों का सत्य जानने का तरीका क्या है कि आप टूलकिट पर खुद गौर करें। इसका शीर्षक है भारत में किसान आंदोलन। तो क्या है इस टूलकिट में? शीर्षक के बाद शुरू में एक नोट है। ये दस्तावेज का मकसद ऐसे लोगों को भारत में किसान आंदोलन के बारे में समझाना है जो इस बारे में कुछ नहीं जानते, ताकि वो अपने निष्कर्षों के आधार पर हालात की बेहतर समझ पैदा करें और ये तय करें कि किसानों की मदद कैसे करनी है। इसके बाद भारत में किसानों पर एक छोटा बैकग्राउंडर है। इसमें भारत में कृषि और किसानों की हालत की जानकारी है, उनकी आत्महत्याओं का जिक्र भी है और साथ में दावा कि भारत में कृषि कानूनों को बिना किसानों को भरोसे में लिए पास कर दिया गया। ये दावा भी किया गया कि भारत में किसानों की एक बड़ी संख्या ऐसी कंपनियों के चंगुल में फंस रही है जिसका एक ही मकसद है मुनाफा। टूलकिट कहती है कि ये सिर्फ एक देश के किसानों से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये दुनिया के तमाम आम लोगों को उनकी शर्तों पर एक अच्छा जीवन जीने का मौका देने से जुड़ा है, जो किसी भी सच्चे लोकतंत्र में होना चाहिए। इसके बाद कुछ कदम उठाने के सुझाव हैं, जैसे किसानों के समर्थन में ट्वीट करें, साथ में फार्मर्स प्रोटेस्ट, स्टैंड विद फार्मर्स जैसे हैशटैग लगाएं, सरकारी नुमाइंदों को कॉल या ईमेल करें, ऑनलाइन पिटीशन चलाएं। 13-14 जनवरी को करीब के भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन करें, तस्वीरें हैशटैग के साथ ट्वीट करें। इसके बाद कुछ और सुझाव हैं। प्रायर एक्शन शीर्षक के साथ इसमें भी वीडियो, तस्वीरें और मैसेज ट्वीट करने की बातें हैं। साथ में भारत के पीएमओ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक को टैग करने की सलाह। आगे लिखा है कि पास हो रहे प्रदर्शन में जाएं या खुद आयोजित कर लें। इसके बाद टूलकिट का वो हिस्सा आता है जिसने ज़्यादा ध्यान खींचा, जो विवादित है। इसमें आस्क इंडिया वाई नाम से कैंपेन चलाने की बात है। साथ में कुछ बिंदु, भारत में मानवाधिकार उल्लंघन और हाशिए पर मौजूद लोगों की अनदेखी का लंबा इतिहास है, ऐसा लिखा है। ये भी कि दुनिया को भारत के किसानों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। दुनिया को जानना चाहिए कि भारत में हाशिए पर मौजूद लोगों की आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके बाद एक बार फिर हैशटैग्स के साथ डिजिटल स्ट्राइक की बात है। दर्शक समझें कि स्ट्राइक का मतलब हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक के अर्थ में नहीं होता। डिजिटल स्ट्राइक ट्वीट, फेसबुक पोस्ट वगैरह के बारे में होता है कि एक साथ इस तरह की सोशल मीडिया पर कार्रवाई की जाए कि सब तरफ उसी की चर्चा होने लगे।
हमने आपको टूलकिट में मौजूद सारी चीज़ों के बारे में बताया, जो सामान्य लगी वो भी और जो विवादित हो सकती हैं वो भी। अब आप ग्रेटा के ट्वीट, उनकी टूलकिट और उस पर दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर अपनी राय बना सकते हैं। दर्शक जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के जवाब में देसी एकता वाले ट्वीट खूब आए। कुछ नामी ट्वीट्स के बारे में हमने आपको कल बताया था, कुछ और थे जिनकी चर्चा आज तक हो रही है। मिसाल के लिए सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कल ही ट्वीट किया कि भारत की संप्रभुता के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती, बाहरी ताकतें सिर्फ दर्शक हो सकती हैं, भारतीय ही भारत के बारे में निर्णय ले सकते हैं, और साथ में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के चलाए हैशटैग थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर सचिन से पूछा जाने लगा कि एक ट्वीट से संप्रभुता पर आंच कैसे आ जाती है। कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कैपिटल हिल पर हिंसा के मामले में चिंता जताई थी। दूसरे क्रिकेटर्स में बड़ा नाम विराट कोहली का है। विराट ने भी उसी तरह ट्वीट किया जिसे हमने 3 फरवरी को क्रिप्टिक ट्वीट कहा था, न सांप मरे न लाठी टूटे, गतिविधि हो। विराट कोहली के अलावा पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में देश का मान बढ़ाने वाले अजिंक्य रहाणे समेत कई क्रिकेटर्स ने ट्वीट किए। एक पूर्व क्रिकेटर का ट्वीट भी खूब चर्चा में रहा, बंगाल से जुड़े मनोज तिवारी। इनका भाजपा के नेता मनोज तिवारी से संबंध नहीं है। क्या लिखा क्रिकेटर मनोज तिवारी ने? क्रिप्टिक ट्वीट यहां भी था, हाथ है, उंगलियां हैं जिसमें धागे बंधे हैं, और लिखा कि पपेट शो देखने के लिए 35 बरस इंतजार किया। वैसे चर्चा शुभमन गिल की भी हो रही है। उन्होंने अभी तक बाकी क्रिकेटर्स की तरह ट्वीट नहीं किया, और आप इंस्टा पर उनकी डीपी देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो किसानों के हक में खड़े हैं। ये लोगों की व्याख्या है। कुछ ट्वीट्स का हमने जिक्र किया, लेकिन अब आगे बात ट्विटर के रणक्षेत्र की होगी। 3 फरवरी को हमने आपको बताया था कि मोदी सरकार ने ट्विटर से कुछ हैशटैग और 257 यूआरएल को ब्लॉक करने को कहा था। सरकार का तर्क था कि इनके जरिए तथ्यहीन और भ्रामक जानकारी का प्रसार किया गया, इसलिए कार्रवाई बनती है। ट्विटर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आज समाचार चैनलों पर खबरें फ्लैश हुई कि ट्विटर को अनौपचारिक तौर पर फिर एक बार चेतावनी दी गई। साथ में कहा गया कि सरकारी आदेशों पर अमल न करने पर ट्विटर को भी वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल मामला गर्म है, इसलिए काफ़ी चीज़ें इशारों में कही और बताई जाती हैं, लेकिन ये बात समझ आ रही है कि ट्विटर और सरकार के बीच खींचतान चल रही है। सरकार ट्विटर की ताकत समझती है और ट्विटर, फेसबुक, गूगल जैसे कॉरपोरेट सरकारों की ताकत समझते हैं, इसलिए फिलहाल ये रस्साकशी जारी है। अब हम सरकार की इस चिंता को समझते हुए कुछ और ट्वीट्स का जिक्र करना चाहते हैं। भाजपा के नेता कपिल मिश्रा खुलेआम वीडियो जारी करते फिर रहे हैं कि ग्रेटा 26 जनवरी से पहले ही दंगे करवाने के लिए तैयार थी। इस दावे का आधार क्या है कपिल जानते होंगे, क्योंकि टूलकिट तो हमने भी पढ़ी, उसमें रॉयट्स जैसे किसी शब्द का जिक्र नहीं है। जो डॉक्यूमेंट ग्रेटा ने डिलीट भी किया उसमें भी 26 जनवरी के रोज़ प्रदर्शन की बात है, लेकिन कहीं हिंसा के लिए कॉल नहीं है। हालांकि ये एक सत्य है कि उस दिन किसान समुदाय के बीच मौजूद उपद्रवियों ने हिंसा की और उसमें सख्त कार्रवाई की ही जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल बात टूलकिट की हो रही है। इसमें कहीं भी भयानक दंगे टाइप शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ज़्यादातर बातें ट्वीट, वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाइव जैसी हैं। प्रदर्शन में किसानों के साथ शामिल होने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसे आह्वान उस वक्त सभी दिशाओं से हो रहे थे। एक और ट्वीट में कपिल दिल्ली की सड़कों से पुलिस को हटाकर भयानक दंगों की तैयारी की बात कर रहे हैं। इस दावे का आधार क्या है ये भी वो नहीं बता रहे। कपिल के कुछ और ट्वीट्स हम आपको दिखाना चाहते हैं। दर्शक हिसाब लगाएं कि ये भाषा कैसी है। क्या इन्हीं चीज़ों को द्व्यर्थी या अश्लील नहीं कहा जाता? कपिल मिश्रा के इन ट्वीट्स को लेकर एक लंबी बहस सोशल मीडिया पर चल रही है। हमारे देश में जो लोग सांसद या विधायक रहे हैं, या हमारे देश में जो लोग अहम राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं या दूसरे पदों पर हैं, उनसे एक मर्यादा की उम्मीद की जाती है। आप स्वयं ये सवाल पूछिए कि आपके जो प्रतिनिधि हैं या जो दावा करते हैं, उन्होंने इसका पालन कहाँ तक किया। कपिल मिश्रा ने 26 जनवरी के दिन भी दावा किया था कि दिल्ली के कुछ इलाकों से हिंसक भीड़ निकलकर दिल्ली जलाने की तैयारी कर रही है। उनका इशारा किन इलाकों की तरफ था, सब उनकी पॉलिटिक्स जानने वाले जानते हैं, पर यह बात गलत साबित हुई। ऐसी कोई भीड़ नहीं निकली, कोई हिंसा नहीं हुई। क्या कपिल मिश्रा को भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में वैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जैसा दूसरे लोगों पर हो रहा है जो किसान आंदोलन के समर्थन में है, या फिर खुद ट्विटर को करना पड़ रहा है? तबलीगी जमात मामले में अदालतों ने अब तक जो फैसले दिए वो यही बताते हैं कि तब किस तरह एक समूह को निशाने पर लेकर नफरत फैलाई गई, और अब तो अदालतों के फैसले भी हैं। क्या अब उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने भ्रामक जानकारी फैलाई, या कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके निशाने पर सरकार है? इन सवालों के जवाब तो सार्वजनिक रूप से पूछे ही जाएंगे।
वैसे किसान आंदोलन को लेकर आज एक खबर और आई कि अमेरिका ने कृषि कानूनों की तारीफ कर दी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय से भारत के किसान आंदोलन पर इंडिया टुडे ने सवाल किया था, जिसका एक प्रवक्ता ने जवाब दिया। पूरे बयान को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। बयान का पहला हिस्सा किसानों को पसंद आएगा और दूसरा नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में जाएगा। किसानों के आंदोलन को लेकर अमेरिका ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र के फलने फूलने की निशानी है और यही बात भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। हम सभी दलों को बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रदर्शन वाले इलाकों में इंटरनेट बंद करने की बात पर अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि इंटरनेट समेत सूचनाओं तक अबाधित पहुंच अभिव्यक्ति की आज़ादी की बुनियाद है। इतनी बात में तो अमेरिका का किसानों को समर्थन दिखता है, लेकिन इसके आगे अमेरिका ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। बयान में कहा गया कि अमेरिका भारत के बाजारों की दक्षता बढ़ाने और प्राइवेट सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के कदमों का स्वागत करता है। यानी बिना नाम लिए अमेरिका ने मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों का समर्थन कर दिया, पर एक राइडर भी है। वैसे एक बात बताइए कि अमेरिका हमारे देश के कानूनों पर क्या सोचता है, इसका हमारे लिए कितना महत्व होना चाहिए। ट्विटर की खूब बात हो गई। अब किसान आंदोलन के मैदान पर लौट आते हैं, जहां असली गतिविधियां हो रही हैं। विपक्षी पार्टियों का एक डेलीगेशन आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने गया, लेकिन पुलिस ने किसानों के पास पहुंचने से पहले ही इन नेताओं को रोक दिया। इस ग्रुप में अकाली दल की सांसद और मोदी सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल, एनसीपी की सुप्रिया सुले, टीएमसी सांसद सौगत रॉय, डीएमके सांसद कनिमोई के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईयूएमएल समेत 15 पार्टियों के नेता शामिल थे। क्या कहा इन्होंने, सुनिए। 13 लेवल की बैरिकेडिंग देश की राजधानी में अपने लोगों के बीच। मैं पंजाब से आती हूँ, ये तो मैंने अपने बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ नहीं देखा है। वो तो देश के दुश्मन हैं जो वहां से निकल के आ जाते हैं। ये बेचारे निहत्थे किसान हैं जो अपनी रोजी, अपनी पेट बचाने के लिए किसान से एक कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं। उनके ऊपर आपने ऐसे कर दिया। और वो जो देश वहां से आते हैं, आतंकवादी आते हैं जो दुश्मन है, उनका तो एक बार्ब्ड वायर तक मुझे मसा देखने को मिलता है। संसद में भी किसानों के मुद्दे पर घमासान हुआ। किसानों का ज्यादा बड़ा हितैषी कौन है, ये जताने के लिए सरकार और विपक्ष की संसद में होड़ चली। राज्यसभा में संयमित चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा में हंगामा चलता रहा। पहले राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू होती है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल नहीं रखा गया। आज चर्चा की शुरुआत आरजेडी के मनोज झा ने की। उन्होंने भूमिका बांधने के लिए एक राजा की कहानी सुनाई। माननीय सभापति महोदय, एक पंचतंत्र में एक कहानी है। चित्ररथ नाम के राजा हुआ करते थे। उनके पास एक विशाल सरोवर था और उस सरोवर में सर छोटे छोटे खूबसूरत हंस बहुत सारे थे। वो 6 महीने पे एक पंख गिराते थे और राजा को पंख दे देते थे। बीच में एक सोने का, तथाकथित सोने का के पंख वाला एक बहुत बड़ा पक्षी आया। उसने कहा मैं इस सरोवर में रहूंगा। छोटे पक्षियों ने कहा कि महाराज जी, तो हम सरकार को, राजा को देते हैं अपना पंख 6 महीने पे, आपके लिए यहां गुंजाइश नहीं है। वो सोने के तथाकथित पंख वाला पक्षी वो पहुंच गया राजा के पास। उसके सिपाह सलारों को कहा कि देखो, ये तो तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं और कब्जा करके बैठे हुए हैं सरोवर पे। राजा ने अपने सिपाही भिजवा दिए, सारे हंस मार दिए सर। और वो जो सोने के तथाकथित पक्षी, बड़ा विशाल पक्षी था सर, वो भी उड़ गया। मैं इसका संदर्भ छोड़ता हूं अपनी सरकार पर, सत्ता प्रतिष्ठान पर। अभी जमेगा, इंतजार करिए, अभी जमेगा। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि दूध में जोड़न ढंग से पड़े तो दही बढ़िया जमता। भी जोड़न डाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने इस कथन को चंद खंडों में रखूंगा। पहला खंड होगा कि महामहिम के अभिभाषण का संदर्भ, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। दूसरा, लोकतंत्र में आंदोलन की क्या भूमिका होती है। तीसरा, पीसफुल असेंबली के साथ कोई भी लोकतांत्रिक मुल्क कैसे डील करे। चौथा, आंदोलनों के और लॉ मेकिंग के बीच का क्या ताल्लुक है। इसके बाद मनोज झा ने कहा कि मोनोलॉग के बजाय किसानों के साथ सरकार को डायलॉग करना चाहिए। यह भी कि किसानों को खालिस्तानी कहने को लेकर मीडिया किस तरह से दुश्मन है। सर, लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बारे में हम सब जानते हैं। चौथे स्तंभ के बारे में तो मैं बोलूंगा भी नहीं। अगर वैसे आपके दोस्त हों
जिस चौथे स्तंभ पर कि एक बड़ी धारा पर आप निर्भर हैं, तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो दोस्त ही आपका काम तमाम कर देंगे। वो क्या करते हैं, दिन भर कुछ भी मामला हो, लोग दुख में हो, लोग संकट में हो, लोगों की मौत हो रही हो, और शाम में चलाएंगे खालिस्तानी एंगल ऑफ किसान आंदोलन। सर, मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, हमने देखा है कि पंजाब और पूरे मुल्क ने क्या भुगता है। हम सब सर, आप तो सक्रिय राजनीति में थे सर, सक्रिय राजनीति में आपने देखा कि पूरे देश ने, हमने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं खोया, हमने हजारों लाखों जानें गंवाई। कुछ तो सीखे इतिहास से। इतिहास दोहराता नहीं है, लेकिन इतिहास प्रेरणा देता है, इतिहास निर्देश देता है, और हम उन निर्देशों को सुनना नहीं चाह रहे। शाम ढले, खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो है जो अपने भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से ना समझे, दंभ से देखे, गुरूर से देखे। दंभ और गुरूर लोकतंत्र की जुबान नहीं है। फिर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार और कृषि कानूनों की तरफदारी की। कांग्रेस के 2019 वाले मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए सिंधिया ने कहा कि किसान कानूनों के कुछ समर्थकों ने साइड बदल ली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। सोच और विचारधारा है कि जो राजनीतिक आजादी हमें मिली थी 70 साल पूर्व, लेकिन 70 साल से जब तक किसान बेड़ियों में जकड़ा गया है, उन बेड़ियों को तोड़कर किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त करना, ये एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। किसान का आय दुगना हो, किसान को स्वतंत्रता मिले कि वो अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेच पाए। एक ही जगह तक वो किसान सीमित क्यों हो? और इसलिए ये कानून लाए गए, और जरूर संवाद होना चाहिए। जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, 11 बार सरकार ने संवाद की है। जब डेडलॉक हुआ है तब सरकार ने यह भी कहा है कि तीनों कानून को हम 18 महीनों के लिए स्थगित करेंगे। लेकिन इस बात का मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी, आज वो क्या कह रहे हैं। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें सभापति महोदय, और आपके समक्ष में रखना चाहता हूं, इस चुनाव घोषणा पत्र में अंक नंबर 11 में लिखा है, एंड आई कोट, कांग्रेस will repeal, I repeat, will repeal the Agricultural Produce Marketing Committees Act and make trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free, I repeat, free from all restrictions. ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद बोलने का नंबर आया कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह का। ज्योतिरादित्य जब कांग्रेस में थे तब भी दिग्गी से उनकी राइवलरी थी, इसलिए ज्योतिरादित्य के तुरंत बाद दिग्विजय का नाम बोले जाने पर सदन में ठहाका लगा। सभापति वेंकैया नायडू ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, लिस्ट में नाम है उसी हिसाब से पुकारा। दिग्विजय सिंह ने भी ज्योतिरादित्य के जिक्र से बात की शुरुआत की। आपने कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात की है, कांग्रेस मैनिफेस्टो में सर, आई टेक 5 मिनट्स मोर सर। उसमें मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैनिफेस्टो में यह कहा था कि इस पर आम सहमति नहीं होगी। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे,
आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है, अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाइ पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है उसकी वजह से आज परेशान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बारे में पूरी तरीके से ये किसान विरोधी है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने गणतंत्र दिवस के दिन किसान की मौत के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के हाथों में दिल्ली की कानून व्यवस्था है, उन्हें इस मामले की जांच करनी चाहिए, रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। ओब्रायन ने किसान कानूनों को रद्द करने के लिए बिल का ड्राफ्ट भी पेश किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किसान आंदोलन में हिंसा भड़काने वाले दीप सिद्धू को बीजेपी नेता बताते हुए सरकार पर आरोप लगाए। एक माहौल बनाया गया 26 जनवरी को, लाल किले पे हमला, लाल किले पे हमला। 7 रूट पे किसान ट्रैक्टर रैली लेके निकला, मान्यवर तिरंगा रैली लेके निकला, और 7 रूट पर कहीं किसान ने कोई उपद्रव नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की। जो लाल किले पे लोग आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया। और वो दीप सिद्धू जो भाजपा का नेता है, उसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, देश के गृह मंत्री के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यों किया, तिरंगे का अपमान क्यों किया। मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर, आज वो दीप सिद्धू संजय जी कंक्लूड कीजिए। सर सबको समय मिला, मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम। सबको समय दिया, मुझे भी समय दिया। नो 10 मिनट दीजिए सर। 10 मिनट दिया मैं। मान्यवर दीप सिद्धू भाजपा का नेता वो फरार है, जिसने लाल किले पे हमला किया, जिसने तिरंगे का अपमान किया। अपनी घिनौनी राजनीति के चक्कर में ये लोग कहां तक जा सकते हैं, इसका सच है ये जो सामने आया है। आप एमएसपी देने की बात कहते हैं, आप कहते हैं हम इस देश के किसान को एमएसपी देंगे। बड़ी अजीब बात है मान्यवर, इस देश के किसान को एमएसपी देने के नाम पर क्या कर रहे हैं ये। मैं उत्तर प्रदेश की खबर बता रहा हूं। 10 धान के क्रय केंद्रों पर 10 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई, क्योंकि क्रय केंद्र में खरीद में एमएसपी में गड़बड़ी की गई। इसी तरीके से 1 रुपए किलो गोभी बिक रही थी, तो किसान ने अपनी गोभी पे ट्रैक्टर चला दिया। उत्तर प्रदेश की खबर। बरेली के अंदर उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ की धान खरीद हो गई कागजों पे, किसान का पता तक नहीं है। तो डेरेक ओब्रायन साहब, जो यूपी में खरीद हुई है वो भूतों की खरीद हुई है, किसान का पता नहीं, नाम दर्ज करके खरीद हो गई। हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने चर्चा में नाम गिनवाकर कहा कि कई प्रदर्शनकारी किसान परिवारों के परिजन सीमा पर तैनात हैं, इसके बावजूद किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है। ये सब सुनकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसानों के लिए ईमानदारी से काम करने वाली सरकार पर ही इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। एमएसपी कहां गया? कुल मिला के आपके समय में 1 साल में 97,110 करोड़ एमएसपी दिया गया था, और हमारी समय में 1 साल में वो संख्या बढ़ के लगभग 2,60,000 करोड़ हुआ है। अब हमें प्रश्न पूछते हो, काम करने वाले को, ईमानदार व्यक्ति को, किसान हितैषी को आप प्रश्न पूछते हो। ये राज्यसभा की चर्चा थी, जहां आज संयमित ढंग से बिना ज्यादा शोर शराबे के सभी सांसदों ने अपनी बात रखी। उन्हें बधाई। जी, जो काम उन्हें सहज ढंग से करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, देश उनका कृतज्ञ है। अब लोकसभा चलते हैं। 4 बजे से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। जी, कोविड प्रोटोकॉल के चलते ये नया समय तय हुआ है। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी किसानों के समर्थन में। इस हंगामे के बीच सिर्फ 15 मिनट बाद ही कार्रवाई 5 बजे तक के लिए स्थगित हुई। सदन दोबारा शुरू हुआ, फिर हंगामा, और फिर कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। किसान आंदोलन को लेकर एक झगड़ा दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच भी चल रहा है, वो भी जान लीजिए। लोकसभा में तो कुछ हुआ नहीं। बुधवार रात दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस को दी गई सभी बसों को तुरंत डिपो में बुलाया जाए। इसके बाद डीटीसी ने उन 576 बसों को लौटने के निर्देश दिए जो दिल्ली पुलिस को दी गई थी। अमूमन ऐसा होता है कि फोर्स के किसी बड़े मूवमेंट के लिए दिल्ली पुलिस डीटीसी की बस किराए पर लेती है, क्योंकि पुलिस की अपनी बसें कम पड़ जाती हैं।
अभी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन वाली जगह पर जवानों की आवाजाही के लिए डीटीसी की बसें काम में लाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस बसों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों को भरने के लिए भी करती है। 26 जनवरी के दिन इन्हें बैरिकेड की तरह भी इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और डीटीसी केजरीवाल सरकार के। तो केजरीवाल सरकार ने कह दिया बसें नहीं देंगे। इस फैसले के बाद बीजेपी वाले सीएम केजरीवाल की आलोचना करने लगे। प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे दिल्ली के सीएम का अराजकता वाला कदम बताया। बीएल संतोष ने केजरीवाल को लिखा कि पंजाब की तमन्ना पूरी करने के लिए दिल्ली वालों को तकलीफ दी जा रही है। डाल डाल पात पात चलता रहा। सरकार और आंदोलन के बीच यही जुगलबंदी चल रही है। आगे भी इस पर बात होती रहेगी। शो के आखिर में हम सकारात्मक खबर दिखाते हैं, लेकिन आज बात शास्त्रीय संगीत की उस हस्ती की होगी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो रोएं भी तो राग निकलता है। बात पंडित भीमसेन जोशी की। आज उनका जन्मदिन है। 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गडक जिले में वो पैदा हुए। उनका भजन सुनिए, सारे संतरास हर लेती है पंडित जी की आवाज। सदा भजन के बाद आखिरी में अपील, हमारी खास पेशकश और नारी शो को जरूर देखें। एक किस्त हम यहाँ दिखा रहे हैं। पूरा देखना है तो और नारी के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि हम इस नए शो को कैसे बेहतर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। 16 साल की एक लड़की, शायद आपकी बेटी की उम्र की, शायद मेरी बहन की उम्र की। 16 साल की ये लड़की 4 दिन तक एक घने जंगल में जख्मी हालत में पड़ी रही, तड़पती रही। पास ही में उसके पिता का और छोटी सी भांजी का शव भी
पड़ा हुआ था। लड़की बेबस थी, अधमरी हालत में थी, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसके मन में जरूर ये ख्याल आया होगा कि कोई ना कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। मदद पहुंची भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की हालत और भी खराब हो गई। अस्पताल ले जाते समय ही उसने दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना हुई है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।